नज़ीर, मसला फलस्तीन जो है वो अब तो पूरी दुनिया का ये मसला बन चुका है, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें 4 मेन फरीक है, 4 मेन पार्टीज है जो इसमें इन्वॉल्व हैं। उसमें एक अरब्स हैं, एक फलस्तीनी है, एक इजराइल है और एक अमेरिका है। यानी 4 फरीक हैं जिनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और वो इस मसले में बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। तो ये जो पीस प्लान, सो कॉल्ड पीस प्लान प्रेजेंट किया गया है, इसमें अगर हम देखें तो जो 3 फरीक हैं उन तीनों को ये सूट कर रहा है, सिवाय फलस्तीनियों के। अरब्स, अमेरिका और इजराइल, इन तीनों को ये प्लान जब वो सूट कर रहा है और फलस्तीनियों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो अगर हम अरब्स की बात करें, उनको ये प्लान क्यों सूट कर रहा है, उन्होंने फौरी तौर पर इसको वेलकम करना जब वो क्यों शुरू कर दिया है और इसको अप्रिशिएट किया है और इसको वेलकम किया है कि ठीक है हम इस प्लान को मानते हैं। देखिए, अरब जो हैं वो तो अब्राहम अकॉर्ड कर चुके हैं और उसमें उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी थी फलस्तीन के लिए, फलस्तीनी रियासत के लिए। इसका मतलब यह है कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे फलस्तीनी रियासत के लिए। अब इस जहरियत के जवाब में वो मजबूर हुए कि फलस्तीनी रियासत की बात जब शुरू करें। अच्छा, इसमें भी अगर आप नोट करें तो अरब कंट्रीज की जानिब से, मिडिल ईस्ट मुल्कों की जानिब से कोई ऐसी रेड लाइन नहीं रखी गई इसराइल के लिए कि उसके नतीजे में वो हमला कर दें। उन्होंने एक ही रेड लाइन रखी, उन्होंने कहा कि अगर फलस्तीनियों को इसराइल डिस्प्लेस करेगा तो फिर हम इसराइल के ऊपर हमला करेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अगर इसराइल ने ये फौरी जंगबंदी ना की तो हम हमला कर देंगे। उन्होंने कभी ये रेड लाइन नहीं रखी कि अगर इतने बंदे इसराइल ने मार दिए तो फिर हम अटैक कर देंगे। एक खास लिमिट से इसराइल आगे गया, अगर इसने 10,000 बंदे मार दिए तो फिर हम जब अटैक कर देंगे। अगर इसराइल ने फलाने बॉम्ब इस्तेमाल किए तो फिर हम अटैक कर देंगे। अगर इसराइल ने इमदाद ना खोली तो फिर हम अटैक कर देंगे। ऐसी कोई शर्त उन्होंने कभी नहीं रखी, ऐसी कोई रेड लाइन उन्होंने तय नहीं की। इसलिए आप देखिए कि लाखों फलस्तीनी मारे गए और जख्मी हो गए और जिसमें मेजॉरिटी और औरतें बच्चे थे। और इस वक्त भी बॉम्बिंग हो रही है, जब ये पीस 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 सो कॉल्ड पीस जब वो सब बात कर रहे हैं, इस वक्त भी गजा में बॉम्बिंग हो रही है और आज भी दर्जनों फलस्तीनी वहां पर शहीद हो गए हैं और मजीद हो रहे हैं जब हम ये बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया क्योंकि उनका बुनियादी कंसर्न सिर्फ फलस्तीनियों के डिस्प्लेसमेंट से था और वो भी ये कि इनकी तरफ फलस्तीनियों को डिस्प्लेस ना किया जाए। तो इस प्लान में फलस्तीनियों की डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फलस्तीनी गजा ही में रहेंगे या फिर उनको कहीं और भेज दिया जाएगा, जिसमें वो लिखा गया है कि इफ दे विश टू लीव तो फिर उनको जाने दिया जाएगा या फिर गजा के किसी कोने में उनको जब रखा जाएगा। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो अरब्स का जो बुनियादी कंसर्न था डिस्प्लेसमेंट, वो उसमें हल किया गया है और इजराइल के साथ उनका वैसे भी कोई मसला नहीं है। और इजराइल को तो वो मानते हैं, ठीक है ना, इजराइल को तो पहले से वो मानते हैं, उसके साथ तिजारत भी करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है और उनके ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं। तो इसलिए वो इस प्लान को जब एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो इसराइल को ये सूट करता है, इसराइल को ये इसलिए सूट करता है कि देखें इसराइल अभी तक इस जंग में जीत नहीं सका है, इसराइल को बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है, इसराइल का इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, इसराइल जो है वो आइसोलेट हो रहा है, इसराइल के अंदर जो एक फाइट है वो जारी है और ऐसा भी नहीं लग रहा कि इसराइल मुकम्मल गजा में कामयाबी हासिल कर लेगा। इसको कामयाबी तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन डिक्लेयर्ड वॉर गोल्स है वो यहां पर अचीव कर लेगा, ऐसा भी नहीं लग रहा। और गजा की अगर मिलिट्री ऑक्यूपेशन करनी है तो जंग मजीद चलेगी और उसके नतीजे में इसराइल मजीद आइसोलेट होगा और इसराइल का मजीद जानी और माली नुकसान होगा और जो इंटरनेशनल उसकी स्टैंडिंग है उसको भी डैमेज होगा और रीजनल कंट्रीज जो है वो उससे मजीद दूर होते चले जाएंगे। तो इस प्लान के जरिए इसराइल को गजा का मुकम्मल कंट्रोल मिल रहा है, वो जैसे चाहेगा उसको रखेगा, कंट्रोल करेगा, आगे मामलात को बढ़ाएगा, वो सब उसके हाथ में होगा, फलस्तीनियों के पास तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए ये प्लान उसको हर लिहाज से जब वो सूट करता है। अच्छा, जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका के लिए तो ये जंग वैसे ही डिजास्टर रही है, इतना ये डिजास्टर थी अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए ये जंग। अमेरिका को इस जंग में कोई फायदा नहीं हुआ और अमेरिका जो है उसका इमेज भी डैमेज हुआ। अमेरिका से जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनका मिसट्रस्ट जब डेवलप हुआ, रशिया और चाइना की मजीद इन्वॉल्वमेंट जब मिडिल ईस्ट के अंदर आई, हर लिहाज से अमेरिका जब वो आइसोलेट हुआ, डैमेज हुआ। तो यहां पर जो है वो जंग रुक जाएगी और इसराइल की डोमिनेशन के साथ रुकेगी, इसराइल की टर्म्स के साथ रुकेगी और गजा में जो ट्रंप का इंटरेस्ट था कि वो यहां पर एक रावेरिया बना सकेगा तो वो रावेरिया भी बनेगा क्योंकि फलस्तीनी सिर्फ एक कॉर्नर में होंगे। यहां पर वो जो 20 नुकाती प्लान है उसको ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे, पिछली वीडियो में कुछ हमने किया था, तो वो सारा यानी कि उसमें ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लॉइटेटिव हैं, इसलिए उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो सारी ही इसलिए हैं कि उनको कैसे कब कहां पर जो है वो एक्सप्लॉइट करना है, वो सारी शर्तें रखी ही इसलिए गई हैं। तो उसमें ये शामिल है, खुले अल्फाज में नहीं लेकिन दबे अल्फाज में, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, होगा, तो वो रावेरिया भी वहां पर जब बन जाएगा। तो इसलिए ये प्लान जो है वो अमेरिका को भी सूट करता है। लेकिन फॉर द पैलेस्टीनियंस इसमें ना फलस्तीनी रियासत है ना उनके लिए कोई आइडेंटिटी है और सिर्फ इसमें फलस्तीनियों के लिए यह है कि फिल वक्त उनके पर बॉम्बिंग होना जो बंद हो जाएगी और जितने बच गए हैं उनको समझ लें कि एक जान बख्शी उनकी की जा रही है कि वो गजा में कहीं बस रह सकते हैं, बस ये उनके ऊपर जब रहम खाया जा रहा है। जो इजराइल ने वॉर क्राइम्स किए हैं, जो नेतन्याहू ने जेनोसाइड की है, उसका इसमें कोई जिक्र ही नहीं है कि उसका क्या करना है, मतलब उसका कुछ भी नहीं है। तो ये तो एक तरह से इजरायली क्राइम्स को व्हाइट वॉश करने वाली बात है। यानी इस
एग्रीमेंट को दरअसल मानना इजराइल के क्राइम्स को व्हाइट वॉश भी करना है, ठीक है ना। तो यहां पर इजराइल और अमेरिका ने एक और डेंजरस प्रेसिडेंट ये भी सेट कर दिया है, एक खतरनाक मिसाल ये भी सेट कर दी है कि एक ताकतवर जो है वो चाहे जेनोसाइड भी कर दे तो वो ताकतवर उसको पूछा नहीं जाएगा, और खासकर जब वो वेस्ट का इत्तेहादी हो तो बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा। तो इसलिए इस प्लान के अंदर इतने गैप्स हैं, इतना ये वेग है, इतना ये मुबहम है, ये क्लियर नहीं है, इसलिए सवाल जवाब ही नहीं लिया गया ताकि मजीद सवाल ना हो, क्योंकि इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये है क्या। तो वो सिर्फ इसलिए है कि इजराइल और अमेरिका अपने मफादात के मुताबिक जब इसको आगे बढ़ा सकें, और अरब्स का मैंने आपको बता दिया कि उनका जो बुनियादी कंसर्न था डिस्प्लेसमेंट, वो इसमें जब रिजॉल्व किया गया है। अच्छा, अब ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है कि इसमें फैसला करना। देखें, ट्रंप की ये बड़ी ही डेंजरस कॉन्स्पिरेसी, और मैं कहूंगा कि ट्रंप ने बेसिकली रीजन को एक नए चैप्टर की तरफ धकेला है, और वो चैप्टर है बिट्रेयल का और जंगों का। ट्रंप ने रीजन को बिट्रेयल और जंगों की तरफ धकेला है इस डेंजरस कॉन्स्पिरेसी के जरिए। देखिए, ट्रंप ने हमास के सामने सिर्फ एक ही शर्त रखी है, ट्रंप ने फलस्तीनियों के सामने सिर्फ एक ही शर्त रखी है, सरेंडर और वॉर। देखें, एक विक्टिम है, और इतना बड़ा गंभीर ये मसला है, 100 साला मसला है, जिसने पूरी इंसानियत को अपनी लिपेट में लिया हुआ है, पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में लिया हुआ है। उस मसले को आप इस अंदाज में हल कर रहे हैं कि विक्टिम्स के सामने सिर्फ एक ही डिमांड रखी जा रही है कि सरेंडर करें और फिर जंग का सामना करें। तो ये यहां से ही चीज मशकूक हो जाती है, यहां से ही जो एक विल है पीस की, वो इस रवैये के साथ ही, इस लैंग्वेज के साथ ही वो खत्म हो जाती है। आप इस तरह से मसाइल को हल करते हैं, ठीक है ना, यानी या सरेंडर करेंगे जंग को। भाई, जो हमास से मुतालबा किया जा रहा है कि वो कैदी छोड़ दे और वो हथियार डाल दे, लेकिन इजरायली फौज फिर भी रहेगी, और जो वहां पर इंटरनेशनल कमेटी बननी है उसको टॉनी ब्लेयर हेड कर रहे होंगे। वो टॉनी ब्लेयर जो यरूशलेम में रहते हैं या फिर दुबई में रहते हैं, और इजराइल के नुमाइंदे हैं, वो उसको हेड कर रहे होंगे, और ट्रंप खुद उसको हेड कर रहा होगा, जो बहुत बड़े इजराइल के सपोर्टर हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने कहा कि मैं तो गोलान हाइट्स पर भी हक मानता हूं, यरूशलेम ये वो। तो अब आप देखिए ये कितनी क्रिटिकल स्टेज है कि अगर हमास इसको एग्री नहीं करती तो फिर अरब कहेंगे कि देखो, हम तो कह रहे थे हमास है ही बुरी, ये तो अमन चाहती नहीं है, ठीक है ना। यानी मलबा किसके ऊपर आएगा? हमास के ऊपर आएगा। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसको वो फिर जैसे ओस्लो अकॉर्ड को एक्सप्लॉइट किया गया, इसी तरह इसको भी बड़ी आसानी के साथ वो एक्सप्लॉइट करेंगे। एग्री अगर कर लेते हैं फलस्तीनी तो भी इसमें इजराइल ही के लिए जो फायदे, अगर नहीं करते तो एक बिट्रेयल आपस में होगा। भाई, वो फलस्तीनी कहेंगे कि इन्होंने, भाई एक गलत चीज को हम कैसे एक्सेप्ट करें, और अरब्स कहेंगे देखो तुम तो अमन चाहते ही नहीं हो। तो एक दूसरे के साथ वो एक बिट्रेयल वाला एक नया सिलसिला यानी कि शुरू हो जाएगा। और इसके जो फेलियर की जिम्मेदारी है वो ट्रंप ने अरबों के ऊपर डाली है। यानी ट्रंप ने अरबों को कहा है कि वो अब कन्विंस करें हमास को कि वो उसको एक्सेप्ट करें। यानी इस तरह से ट्रंप ने, अमेरिका ने, इजराइल ने अरबों को ये दे दिया है कि अगर वो हमास से नहीं मनवा सकते तो फिर आप दोबारा हमारे पास ना आए, ये कहने के लिए कि हमें सीज फायर करवा के दो या हमारे पर अब कोई बात ना आए। हमने एक पीस प्लान दिया है और इसमें तुम्हारे कंसर्न भी हमने डिस्कस किए हैं, तो फिर अगर तुम हमास से नहीं मनवा सकते तो फिर हमारी तरफ नहीं आना। तो ये इस तरह एक डेंजरस ट्रैप है, ये एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी है जिसका नतीजा सिर्फ जंगें निकलेगी। क्योंकि अब जैसे कि प्रोफेसर जेफरी, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े थिंक टैंक हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है प्रोफेसर जेफरी, उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है वो बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट बैकर है, और उसने यहां पर सिर्फ वही चीजें शामिल की हैं जो इजराइल को सूट करती हैं। और उन्होंने कहा कि अमेरिका कोई ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं है, ईमानदार सालिस नहीं है अमेरिका, इसलिए यहां पर भी उसने वही रवैया जो अपनाया है। तो बज़ाहिर ये अमन का प्रपोजल है जिसमें एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई है जो रीजन को जंगों की तरफ लेकर जाएगी, जो बिट्रेयल का एक नया चैप्टर यहां पर खोल सकती है। अब मिसाल के तौर पर मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं, इसमें एक ये बात लिखी गई है, इसका एक नुकता यह है, 20 नुकाती ये प्लान है कि इसमें फलस्तीनी अथॉरिटी को रिफॉर्म किया जाएगा। अब वो फलस्तीनी अथॉरिटी जो महमूद अब्बास इसको हेड करते हैं, ये फलस्तीनी अथॉरिटी वो है जिससे फलस्तीनियों को ये शिकवा है कि ये फलस्तीन की हिफाजत और फलस्तीन के मफादात की बात करने के बजाय ये इजराइल की ज्यादा और अमेरिका की ज्यादा ताबेदार है। ये फलस्तीनियों को पकड़ पकड़ कर जो है वो इजराइल और अमेरिका के हवाले करते हैं। ये वो फलस्तीनी अथॉरिटी है जिसको अभी मजीद रिफॉर्म होना है। यानी इजराइल में कोई रिफॉर्म नहीं होगी, इजराइल कुछ डी रेडिकलाइज नहीं होगा। ये जो रेडिकलाइज है ना, ये टर्म, ये वॉर एंड टेरर के बाद जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल हुई है जंगें छेड़ने के लिए, तो फलस्तीनी अथॉरिटी जी रिफॉर्म होगी। अब मिसाल के तौर पर उसमें क्या रिफॉर्म्स होंगी? उसमें एजुकेशन जो है वो इजराइल कंट्रोल करेगा, उनका सिलेबस जो है वो इजराइल कंट्रोल करेगा, और जो प्रिजनर्स हैं, जो मार्टायर्स हैं, उनकी फैमिलीज को जो वजीफा जाता है वो खत्म कर दिया जाएगा, और इजरायली रियासत को वो तस्लीम करेंगे, और पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी जो वो डिसाम होंगी। और इसमें जो फलस्तीनियों का राइट टू रिटर्न है, देखिए फलस्तीनी जो 48 से मिलियंस की तादाद में बाकी मुल्कों में बैठे हुए हैं, उनके पास राइट टू रिटर्न है कि एक दिन वो इस लैंड पर वापस आएंगे, और ये राइट इनसे खत्म करवाया जाएगा।
और कुछ टेक्निकल चीजें हैं, जैसे वेस्ट बैंक में जो एरिया फलस्तीनियों के पास है और जो एरिया सी है उस पर जब सेटलमेंट्स को रिकॉग्नाइज करवाया जा सकता है, क्योंकि देखें सारी चीजें उनके कंट्रोल में, एजुकेशन, सिलेबस। तो क्या पता 30 साल के बाद जो जनरेशन तैयार हो वो उसमें से फलस्तीन का नाम ही निकाल दे। मतलब देखें एक सारा कंट्रोल ही उनके पास है, एजुकेशन, तारीख, आइडियोलॉजीज, माइंडसेट, वो सारा उनके पास है। उन्होंने पढ़ाना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसमें जो मर्जी वो पढ़ा ले। एक नया बच्चा है उसको जो मर्जी वो, तो आज से 20 साल के बाद जो जनरेशन तैयार होगी वो चाहे उनको भी यही पढ़ाया जाए कि यहां पर तो कोई फलस्तीनी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, और जिस तरह से इजराइल के मुताबिक उनको चीजें दिखाई जाएंगी कि इजराइल बिल्कुल राइट है। और वैसे भी इजरायली हमेशा तो अपने आप को अच्छा और बाकियों को ईवल प्रेजेंट करते हैं, तो कुछ भी वो कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज देखें, इसमें यह कहा गया है कि फलस्तीनियों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक दिया जाएगा। अब ये एक और चीज देखें, ज्यादा हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस माहदे को, लेकिन सिर्फ एक दो चीजें समझने के लिए कि ये डीप कंस्पिरेसी है बिट्रेयल की और जंगों की, और इसलिए मुझे बहुत खतरा है। अभी वैसे हमास का रिस्पॉन्स आएगा पता चल जाएगा, वैसे मुझे बहुत खतरा है कि मिडिल ईस्ट बड़े ही डेंजरस फेज की तरफ जा रहा है। अब इसमें जी सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक होगा फलस्तीनियों को, लेकिन कैसे होगा उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। शायद 50 साल बाद उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक दिया जाए। हाँ अब बताओ क्या तुम्हें रियासत चाहिए? उससे पहले वो जो सारा उनका माइंडसेट है और जो एजुकेशन है, जो सिलेबस है, वो सारा वो कंट्रोल कर रहे होंगे। अच्छा, और उससे पहले उन्होंने बहुत सारी फलस्तीनियों ने इजरायली और अमेरिकन कंडीशंस पूरी करनी है, तब उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा उसका भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, और उस टाइम फ्रेम के बाद भी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो अलग बात। और इसमें लिखा है कि जब इजराइल सेटिस्फाई होगा कि ये सारी रिफॉर्म्स हो गई हैं, मतलब रिफॉर्म के नाम के ऊपर वो बस फलस्तीनियों की तारीख और शनाख्त मिटा देना चाहते हैं, फलस्तीनियों में रेजिस्टेंस की वो सारी विल जो है उसको खत्म कर देना चाहते हैं ये रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर। तो देखिए कि उसमें लिखा हुआ है कि जब इजराइल सेटिस्फाई होगा तब उनको डिटर्मिनेशन का हक दिया जाएगा, और उसका भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है। और इजराइल सेटिस्फाई होगा यानी नेतन्याहू जो खुलेआम कहता है कि कोई फलस्तीनी रियासत नहीं होगी, ट्रंप जिसको कोई दिलचस्पी नहीं है फलस्तीनी रियासत में, और अरब लीडरशिप उनको भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है फलस्तीनी रियासत में, तो कौन आकर इजराइल से ये बात मनवाएगा कि अब तुम सेटिस्फाई हो रहे हो नहीं हो रहे हो? उसका क्या पैरामीटर है इजराइल के इस बात से सेटिस्फाई होगा? ये सब वेग है, ये सब सरेंडर डॉक्यूमेंट है, और ये मजीद चीजें जो सामने आ रही हैं। और प्रोफेसर जेफरी ने कहा कि ये एक जोक है, जो ट्रंप ने जो पीस प्रपोजल प्रेजेंट किया है ये एक जोक के अलावा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि एक रिवायती ट्रंप जो किसी भी मसले को हल करने के लिए उसके कोर इशू में नहीं जाता, यहां पर भी उसने यही किया। यानी फलस्तीनियों का जो कोर इशू है, उनकी आइडेंटिटी का इशू है, उनके राइट्स का इशू है, उनकी रियासत का इशू है, उसको इसमें कोई एड्रेस नहीं किया गया। तो उस कोर इशू को छोड़कर बाकी चीजें डिस्कस की गई हैं जो इजराइल और अमेरिका को जब शूट करती हैं। तो इस तरह ये बहुत ही क्रिटिकल मोड है। हमास इसको एग्री करती है तो उनके पास बहुत बड़ी इजराइल के पास ताकत आ जाएगी एक्सप्लॉइट करने की। अगर एग्री नहीं करती तो अरब्स भी एक ट्रैप में होंगे, क्योंकि उन्होंने वेलकम कर लिया है। देखें अरब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो अगर हमास रिजेक्ट करेगी तो दोनों का आपस में फटा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहले भी दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो फिर जब वो ज्यादा फटा पड़ जाएगा। और अमेरिका ने कहा कि भाई अगर हमास नहीं कन्विंस होती तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इसलिए सब इस वक्त हमास को कन्विंस करने की तरफ दौड़ रहे हैं। तुर्की ने अपना डेलीगेशन जो है वो दोहा भेज दिया है, हमास की लीडरशिप के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो ये डेंजरस ट्रैप है जिसमें मुझे लगता है कि शायद मिडिल ईस्ट के मुल्क आ गए हैं या आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है। और ट्रंप ने कहा कि हमने आइसोलेट कर दिया है हमास को, हमास ने हमें आइसोलेट किया और हमने हमास को आइसोलेट कर दिया। यानी ट्रंप ने जो प्रपोजल पेश किया उसको इस अंदाज में पेश किया कि इसमें अरब भी हमारे साथ हैं, इसमें पाकिस्तान भी हमारे साथ है, इसमें टर्की भी हमारे साथ है, इसमें फलाना भी हमारे साथ है, सब हमारे साथ है, वो इसको इंडोर्स कर रहे हैं। अब हमास बताया कि वो इसको मानती है या नहीं मानती। यानी हमास को सिर्फ एक तरफ कर दिया, फलस्तीनियों को एक तरफ कर दिया, बाकी सारी दुनिया ट्रंप ने कहा कि मेरे साथ खड़ी है। तो अब अरब ने तो वेलकम कर दिया, अगर हमास ने रिजेक्ट किया तो फिर क्या होगा? और अगर एक्सेप्ट किया, जैसे प्रोफेसर जेफरी ने कहा कि इसमें सिर्फ ट्रंप ने फलस्तीनियों से यह डिमांड किया कि वो रेजिस्टेंस छोड़ दें, बस उनसे असल में यह डिमांड किया जा रहा है, उनको दिया कुछ नहीं जा रहा, उनकी रेजिस्टेंस जो है उसको बस खत्म करवाया जा रहा है। तो ये फलस्तीन के तनाजे में ये बहुत एक क्रिटिकल मोड है कि जिसमें एक बड़ा डेंजरस ट्रैप है। अरब्स इसको वेलकम कर चुके हैं और फलस्तीनियों के लिए ऐसी चॉइस छोड़ी गई है कि या सरेंडर करना है या वॉर करनी है। तो इसलिए ये काफी डेंजरस है। देखते हैं कि इससे मामला जब आगे कैसे निकलेंगे। और मिडिल ईस्ट के मालिक की ये पोजीशन जो है वो काफी फिलहाल अजीब नजर आ रही है। अब आप देखिए, ये सिर्फ हमारी बातें नहीं है, फॉर्मर इजरायली जो एम्बेसडर है टू वॉशिंगटन, उसकी जरा स्टेटमेंट देखिए। कहता है कि ट्रंप का जो स्पीच राइटर है, क्या ये रॉन दरमर तो नहीं है? रॉन दरमर जो है वो ट्रंप नेतन्याहू का बड़ा कारी खास है। रॉन दरमर का नाम आपने सुना है, इजरायली मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स है और ये नेतन्याहू का बहुत कारी खास है, ठीक है ना? तो ये ट्रंप खुद से बातें कर रहा है या ये इजराइल ने इसकी स्पीच लिख कर दी है? ये इजरायली एम्बेसडर कह रहा है। यानी क्योंकि उसमें वो जो इजराइल के मफादात है सिर्फ उसकी बात की जा रही है, फलस्तीनियों की बात तो की नहीं जा रही। और लेबनान का क्या होगा जो वहां पर बॉम्बिंग हो रही है? जो शाम है उसका क्या होगा?
और ये आप एनालिसिस देखिए कि इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने अरब कंट्रीज को बूस्ट किया कि वो एक्सेप्ट कर लें इजराइल की टर्म्स को, और इजराइल जो है वो विड्रॉ नहीं करेगा गजा से, और इंस्टेड ऑफ हमास हमें आइसोलेट करती है, हमने हमास को आइसोलेट कर दिया है, और अब पूरी दुनिया इंटायर द अरब और मुस्लिम वर्ल्ड वो हमारे साथ खड़ी है, और उसको चाहिए कि वो प्रेशर करें हमास को टू एक्सेप्ट दीज टर्म्स, और जबकि इजरायली आर्मी जो है उसके पास गजा पट्टी का कंट्रोल भी रहेगा। दिस इज नॉट अ सीज फायर ऑफर, दिस इज एन अल्टीमेटम टू द पैलेस्टीनियंस हु विल लाइकली नॉट एक्सेप्ट। ये एक धमकी है, ये एक अल्टीमेटम है जो फलस्तीनियों को दिया गया है। तो प्रोफेसर जेफरी ने कहा कि ये कोई रियल पीस ऑफर नहीं है जो यहां पर जब दी गई है। तो टर्की ने अपना डेलीगेशन जब दोहा भेज दिया है। टर्की कंफर्म्स सेंडिंग अ डेलीगेशन टू दोहा टुडे टू मीट विद हमास लीडर्स एज पार्ट ऑफ मेडिएशन टू इंप्लीमेंट द अमेरिकन प्लान टू स्टॉप द वॉर। मतलब वो सब जो है वो हमास को कन्विंस करने में जब लगे हुए हैं। और कतर का डेलीगेशन जब वो वॉशिंगटन में है, और कतर ने कहा है कि नेतन्याहू ने हमसे अपॉलॉजी की है। वैसे नेतन्याहू ने जो ऑन रिकॉर्ड अल्फाज इस्तेमाल किए वो रिग्रेट के किए, अपॉलॉजी के नहीं किए। फोन पर यह खबर है कि फोन पर उसने अपॉलॉजी की है, लेकिन वो क्या मतलब ऑफ द रिकॉर्ड, अगर ऑन रिकॉर्ड चीजें नहीं है तो नेतन्याहू कभी भी उससे मुकर सकता है। बहरहाल कतर ये कह रहा है कि हम जो मुज़ाकरात हैं वो दोबारा से जारी करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। और इसी दरमियान जब ये सारा कुछ हो रहा है तो फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने यरूशलेम में इजराइलियों पर अटैक कर दिया। 5 इजरायली जो है उसमें कैजुअलिटीज हुई हैं, शूटिंग और रैमिंग अटैक हुआ है यरूशलेम के एक चेक पॉइंट पर। इस प्लान के बाद ये अटैक हुआ है। और देखिए दुनिया के मुल्क इनसे ज्यादा ब्रेव हैं। कोलंबिया जो है उसने अपनी पहली लोकल राइफल खुद प्रोड्यूस की है। कोलंबिया जो है वो अपने बहुत सारे वेपन्स इजराइल से लेता है, अब उसने उसके ऊपर बैन लगाया है, वो इजराइल से नहीं ले रहा, तो लोकल प्रोडक्शन कोलंबिया ने शुरू कर दी है। कोलंबियन ऑफिशियल बता रहे हैं कि हमने फर्स्ट कम्बैट राइफल जो है वो मैन्युफैक्चर की है, और इसका मकसद यह है कि रिप्लेस किया जाए उन वेपन्स को जो हम इजराइल से इंपोर्ट करते हैं। इजराइल से हम असला नहीं लेंगे बल्कि अपने बनाएंगे या किसी और से लेंगे। और अर्जेंटाइन से यह खबर है कि और वहां पर जो नोबेल पीस प्राइज विनर हैं वो अर्ज कर रहे हैं नेतन्याहू अरेस्ट ओवर गाजा जेनोसाइड, कि उसको तो अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका दौरा वहां पर होने जा रहा है ना। और अभी अर्जेंटाइन का जो प्रेसिडेंट है उसने कहा कि दौरा मत करो, लोग बहुत गुस्से में हैं। इटालियन पोर्ट वर्कर कह रहे हैं कि फुल ट्रेड हाल्ट हो सकता है इजराइल के साथ, मुकम्मल जो ट्रेड है वो हम खत्म कर सकते हैं, पार्शली उन्होंने की हुई है। सो दुनिया के प्रेशर को अब्सॉर्ब करने के लिए, दुनिया का जो गुस्सा है इजराइल पर उसको कम करने के लिए ये एक सारा स्टेज समझ लेके बनाया गया है, जिसमें अमन मुआहिदा ट्रंप कह रहे हैं कि हम लेकर आए हैं, नेतन्याहू एग्री कर गया है, और सारा मलबा जब हमास के ऊपर आएगा, फलस्तीनियों के ऊपर आएगा, जो खुद विक्टिम है 100 साल से जो विक्टिम है, अब भी वही जिम्मेदार जब ठहराए जाएंगे। तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम है, मिडिल ईस्ट के मुल्कों के लिए बड़ा डिफिकल्ट टाइम है, और फलस्तीन की स्ट्रगल में एक बड़ा क्रिटिकल टाइम है कि वो क्या फैसला करते हैं। तो ये इस वक्त की काफी ट्रिकी सूरत हाल है, जिसमें उन्होंने नए अंदाज में अपने मंसूबे पूरे करने की कोशिश की है। पहले भी बहुत सारी उन्होंने कोशिश की, और इवन जेनोसाइड वो खुद कर रहे हैं। तो इसमें वो कामयाब होंगे नाकाम होंगे ये वक्त बताएगा, और अगले 24-48 घंटों में शायद चीजें मजीद वाज़ेह हो जाए। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय लगा करें। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।